हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 25 में लेकर आया हूँ और इसमें हम मिक्सड क्वेश्चंस करेंगे। इसमें आपको देखने को मिलेंगे बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मिक्सड फॉर्म में। ठीक है, तो आज दिन में मैं आपको 2 मॉक टेस्ट यानी कि 2 क्लासेस देने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली आज दिन भर लाइट नहीं आई, पावर नहीं आया। तो अभी जाके अब मैंने थोड़ा सा इन्वर्टर पे चार्ज किया, तो मैंने सोचा एक क्लास फिर भी मैं आपको दूंगा। तो 25 MCQs हम इसमें करने वाले हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कल से आपको 2 क्लास मिलेंगे। चलिए देखिए, स्फैग्मोमेनोमीटर इज यूज्ड फॉर। स्फैग्मोमेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये? एक इंस्ट्रूमेंट है। तो आपसे बताया जा रहा है कि ये बताइए स्फैग्मोमेनोमीटर किस चीज में हम इस्तेमाल करते हैं। शाबाश। इट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग। इससे हम क्या मेजर करते हैं? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है। तो मेरे दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है पार्ट बी, दैट इज मेजरिंग सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यानी कि सिंपली आप याद रखना, स्फैग्मोमेनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है, इट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, इसमें जो यहाँ पे ना ब्रेन प्लस पे मुझे याद आया, अगर आपसे कोई ये पूछेगा ना कि ये बताइए जो ब्रेन की एक्टिविटी है, ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो हम किससे डिटेक्ट करते हैं, वो हम किससे मेजर करते हैं? ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो हम किससे डिटेक्ट करते हैं, किससे हम वो मेजर करते हैं? याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, दैट इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोइंसीफेलोग्राफ उसको हम बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोइंसीफेलोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम ब्रेन की एक्टिविटी मेजर करते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट एबंडेंट गैस इन एयर इज। हाँ, एयर में जो सबसे ज्यादा एबंडेंट गैस है वो कौन सा है? ठीक है, मोस्ट एबंडेंट गैस इन एयर इज कौन सा गैस है? शाबाश। तो इसका जो सही जवाब है वो है, शाबाश जल्दी बताओ, दैट इज, शाबाश, नाइट्रोजन। कितना होता है, कितना नाइट्रोजन होता है एयर में? एयर में कितना नाइट्रोजन है? 78%। नाइट्रोजन का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है? दैट इज कैपिटल एन। अच्छा, नाइट्रोजन के बाद अगर हम बात करेंगे सेकंड मोस्ट एबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर या सेकंड मोस्ट एबंडेंट गैस इन एयर, तो वो कौन सा है? वो है मेरे दोस्तों ऑक्सीजन। कितना होता है ऑक्सीजन? 21% ऑक्सीजन है किसमें? एयर में, यानी कि एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला क्या है? शाबाश, केमिकल सिंबल क्या है? दैट इज कैपिटल ओ। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या है? शाबाश, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या क्या है? वो है 1। याद रखना, इट इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। अच्छा, हाइड्रोजन जो है इसका केमिकल सिंबल क्या है? कैपिटल एच। ओजोन का क्या है केमिकल सिंबल? O3। ये किसका एलोट्रॉप है? ये ऑक्सीजन का ही एलोट्रॉप है। नेक्स्ट, मोस्ट एबंडेंट नेक्स्ट है मोस्ट कॉमनली फाउंड एसिड इन नेचर इज। मोस्ट कॉमनली फाउंड एसिड जो नेचर में है वो कौन सा है जो मोस्ट कॉमनली पाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है दैट इज, शाबाश, वो क्या हुआ? एसिटिक एसिड। नाउ अब क्वेश्चन अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि द मोस्ट कॉमनली स्ट्रॉन्ग एसिड, मोस्ट कॉमनली स्ट्रॉन्ग एसिड फाउंड इन नेचर इज, तो इसका आंसर क्या बनेगा? फिर देख लीजिए, अगर क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछा जाएगा जिस तरीके से इस पीडीएफ में है, दैट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड एसिड इन नेचर इज, तो इसका आंसर सही आएगा उस तरीके से एसिटिक एसिड। नाउ अगर आपसे पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमनली स्ट्रॉन्ग एसिड फाउंड इन नेचर इज, तो उसके उस वक्त आप याद रखना दैट इज HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इस हिसाब से जिस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा गया ना, तो इसका सही जवाब है एसिटिक एसिड। अच्छा, अब सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, जो आप यहां पे देख रहे हो ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है? दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैपिटल H, कैपिटल C और स्मॉल l, कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला है ना वो क्या है? दैट इज एक सेकेंड, H2SO4। किसका है? सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, नेक्स्ट, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? यह है HORS। ठीक है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट्स के बराबर होता है? तो याद रख लीजिएगा, इट इज इक्वल टू 746 वाट। याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर। अब इसको मैच करना है, आराम से करो, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, मैं आपका वेट करूंगा आपके आंसर का। शाबाश, मैच द फॉलोइंग। एक साइड से आपके क्या दिए हुए हैं? शाबाश, हाँ, इनको आपको अपने अपने ऐसा यूनिट्स के साथ मेजर करना, ये मैच करना है। शाबाश, तो बताओ इसका सही आंसर क्या आएगा?
लेंथ की अगर हम बात करेंगे मेरे दोस्तों, लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, वो है मीटर, है ना। फ्रीक्वेंसी का क्या है, दैट्स हर्ट्स। प्रेशर का क्या है, दैट इज पास्कल, या जिसको हम न्यूटन पर स्क्वायर मीटर भी बोलेंगे। पास्कल किसके बराबर होता है, पास्कल का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो हम कह सकते हैं प्रेशर का न्यूटन मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर भी इसका क्या है, शाबाश, यूनिट है। तो ल्यूमिनस फ्लक्स जो है इसका क्या है, कैंडिला। तो इस हिसाब से इसका क्या बनेगा, 1b, ये वाला 1b 2d, तो ये वाला इसका सही जवाब बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है मेरे दोस्तों इसका कॉमन नेम क्या है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज आल्सो नोन एज, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज आल्सो नोन एज, याद रखना मेरे दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट इज आल्सो नोन एज बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा जो है ये इसका कॉमन नेम है, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये इसका क्या है, शाबाश, इसका केमिकल नेम है। समझ आ गया। अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे सोडा लाइम की, सोडा लाइम जो है, सोडा लाइम किसको बोलते हैं, सोडा लाइम इज आल्सो नोन एज सोडियम कैल्शियम हाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम है, ठीक है। सोडा लाइम जो है ना ये इसका क्या हो गया, कॉमन नेम, और इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम कैल्शियम हाइड्रेट, ठीक है। अच्छा, अगर हम बेकिंग पाउडर की बात करेंगे, बेकिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है, यानी कि बेकिंग पाउडर इज आल्सो नोन एज, इट्स आल्सो नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन क्या था, सोडा ऐश, सोडा ऐश की अगर हम बात करेंगे तो इसका केमिकल नेम क्या है, सोडा ऐश का, इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा केमिस्ट्री में से, ठीक है। कॉमन कोल जो हम हाउस होल्डर्स में यूज करते हैं तो वो क्या होता है, शाबाश, याद रखना, दैट इज बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल। नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी काज बेरी, क्वेश्चन में वही से एक पॉइंट है, विटामिन बी से क्या होता है, बेरी डिजीज होती हैं। तो आप बताइए विटामिन के से कौन सी डिजीज लग सकती हैं, विटामिन के की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज हो सकती हैं। तो याद रख लीजिएगा, विटामिन के की डिफिशियंसी अगर बॉडी में होगी तो उससे होता है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, नॉन क्लॉटिंग, यानी कि हम कहेंगे नॉन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि कोगुलेशन, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होती है। क्लॉटिंग आपको पता नहीं किसको बोलते हैं, जब इंजरीज होती हैं तो इंजरीज के बाद हमें ब्लीडिंग होती है, तो 5-10 मिनट के बाद हम देखते हैं ब्लीडिंग खुद ब खुद रुक गई। अगर छोटा सा जख्म होगा तो फिर हम देखते हैं ब्लीडिंग खुद ब खुद रुकती है। वो जो ब्लीडिंग खुद ब खुद रुकती है, ठीक है, तो वो किस प्रोसेस से रुकती हैं, वो होती है हमारी बॉडी में, शाबाश, हमारी ब्लड में होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। क्लॉट्स बनते हैं ब्लड के, उसकी वजह से जो जख्म है वो भर जाता है और ब्लड जो है वो बाहर नहीं आता है, ठीक है। तो अगर विटामिन के की डिफिशियंसी होगी ना तो वो जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है वो नहीं होगी। इसका मतलब है अगर इंजरीज होगी तो ब्लड जो है वो बाहर आता रहेगा और क्लॉटिंग नहीं होगी, वो ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप नहीं होगी। अच्छा, ये बताइए जो रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया है ये किस विटामिन की डिफिशियंसी से हो सकता है, याद रख लीजिएगा, ये विटामिन डी के डिफिशियंसी से हो सकता है। मेडिकल स्टूडेंट का कोर्स भी मैंने किया है, डिटेल में बहुत पढ़ा है। विटामिन डी की डिफिशियंसी से भी रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया हो सकता है। हाँ, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी ना तो उसकी वजह से भी रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इनफर्टिलिटी जो है, इनफर्टिलिटी मेरे दोस्तों किस विटामिन की डिफिशियंसी से हो सकता है, याद रख लीजिएगा, मेनली ये होता है विटामिन ई की डिफिशियंसी से, ठीक है। मेनली जो इनफर्टिलिटी होते हैं ये होती है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई, बट ऑल्सो ड्यू टू विटामिन, अगर डिफिशियंसी डी की भी, अगर हमारी बॉडी में डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी भी होगी ना तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। मगर मेनली यानी कि विटामिन ई आपको जरूर चाहिए, ठीक है, अगर आपको इनफर्टिलिटी से बचना है तो। नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती है, शाबाश, किस विटामिन की डिफिशियंसी से, विटामिन ए की डिफिशियंसी से। नेक्स्ट, एक हेल्दी पर्सन जो होगा उसको कितने कैलोरीज की एनर्जी जो है वो उसको पर डे चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है 2500 कैलोरीज। कितना कैलोरीज, 2500 कैलोरीज एक हेल्दी पर्सन को चाहिए, जो क्या होगा, शाबाश, पर डे उसको चाहिए कितना कैलोरीज, 2500 कैलोरीज। अब याद रख लीजिएगा, अगर एक हेल्दी मैन की बात करेंगे, एक हेल्दी मैन को 2500 कैलोरीज चाहिए, ठीक है। अगर हम एक वुमेन की बात करेंगे, एक वुमेन को 2500 कैलोरीज की जरूरत नहीं है, उसको आनी 2000 कैलोरीज की जरूरत है। क्यों, क्योंकि आदमी को बहुत ज़्यादा काम पड़ता है, दिन में मजदूरी वगैरह भी करनी पड़ती है उसको, तो इसलिए उसको ज़्यादा चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जो आरबीसीज हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर आल्सो नोन एज एराइथ्रोसाइट्स, ठीक है।
रेड ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर आल्सो नोन एज एराइथ्रोसाइट्स। ये जो एराइथ्रोसाइट्स है ये कहाँ पे बनते हैं, एराइथ्रोसाइट्स कहाँ पे बनते हैं, याद रखना मेरे दोस्तों, एराइथ्रोसाइट्स जो है वो बून मैरो में बनते हैं। कहाँ पे, बून मैरो में एराइथ्रोसाइट्स बनते हैं। याद रख लीजिएगा, लिवर का काम क्या होता है, पता है आपको लिवर का काम क्या होता है, जो डेड आरबीसीज है ना, डेड आरबीसीज कहाँ पे डिस्ट्रॉय होती हैं, पता है आपको, डेड आरबीसीज डिस्ट्रॉय होती हैं लिवर में। कहाँ पे, डेड आरबीसी जो है वो दे आर ब्रोकन इन लिवर, याद रखना, दे आर ब्रोकन इन लिवर, दे आर डिस्ट्रॉयड इन लिवर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, रॉकेट्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ, ये भी नहीं है, तो इसका सही जवाब जो है दैट्स पार्ट ए। रॉकेट्स किस बेसिस पे वो काम करते हैं, किस प्रिंसिपल पे वो काम करते हैं, याद रखना, ऑन द बेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दे वर्क ऑन द बेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम आपको पता नहीं किसके बराबर होता है, मोमेंटम किसके बराबर होता है, मोमेंटम होता है बराबर मास इनटू वेलोसिटी। अब ये जरूरी नहीं है ये यहाँ पे ये पढ़ना, ठीक है। तो ये मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बताया था मैंने आपको थ्योरी सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट, ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी वुड फॉल टुवर्ड सरफेस ऑफ अर्थ, वुड हैव नो वेट, वुड हैव ओनली हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वेट, नन ऑफ द अबव। इसका जो सही जवाब है दैट इज वुड हैव नो वेट, यानी कि इसका जो वेट होता है ना, ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होती है ना, उसका जो वेट होता है ना वो जीरो के बराबर होता है। कितना होता है, वो जीरो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट, इनमें से बैलेंस डाइट का पार्ट कौन सा नहीं है। एक्चुअली ये जेकेपी बॉर्डर बटालियन जो है ना, उसमें से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विटामिन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, तो अल्कोहल जो है वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम टेकन बाय सन रेज टू रीच अर्थ इज, हाँ, सन रेज को कितना टाइम लगता है यहाँ हमारी धरती तक पहुंचने में, हमारे अर्थ तक पहुंचने में, कितने मिनट्स लगते हैं, शाबाश। इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट ए, 8 मिनट्स। एक्चुअली इट टेक्स 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स, याद रखना, ठीक है। ये किसी एग्जाम में पूछा गया था तो मैंने कॉपी पेस्ट किया था ये क्वेश्चन हैंड रिटन, तो बट एग्जैक्ट जो है दैट्स 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स। अब अगर आपसे कोई पूछेगा एयर जो है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट जो है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट पूछा जा सकता है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, तो याद रखना दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया सन रेज को कितना टाइम लगता है अर्थ तक पहुंचने में। अगर आपसे कोई पूछेगा मून की जो लाइट है, यानी कि मून की जो रेज है, उनको कितना टाइम लगता है अर्थ तक पहुंचने में, जरा कोई बताओ, शाबाश शाबाश, कोई बता सकता है, मैं देखूंगा किसी ने मत पढ़ा होगा, शाबाश। तो देख लीजिए, शाबाश, वेरी गुड। इसका जो सही जवाब है दैट इज 1.3 सेकंड्स। कितना टाइम लगता है, 1.3 सेकंड्स। अब आप बताओगे उसको 8 मिनट क्यों लगते हैं और उसको 1.3 सेकंड ही क्यों लगता है, बिकॉज मून जो है ना ये बहुत करीब है हमारे अर्थ के, ठीक है, सन बहुत दूर है अर्थ से। नेक्स्ट, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स इन द बॉडी आर मेड अप ऑफ, लिगामेंट्स और टेंडन्स जो हैं ये किसके बने हुए होते हैं, शाबाश। लिगामेंट्स और टेंडन्स जो हमारी बॉडी में है ये किसके बने हुए होते हैं, स्केलेटल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू। मेरे दोस्तों इसका जो सही जवाब है दैट इज इट्स मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, आप याद रखना, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है, कौन, टेंडन्स और लिगामेंट्स। ए सेल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल, कंप्लीटली परमिएबल, सेमी परमिएबल या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहां तक इसके ऑप्शन है, देख लीजिए आप ये 4 ऑप्शन। तो एक सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना मेरे दोस्तों, याद रखना वो सेमी परमिएबल होती है, यानी कि उससे कुछ मटेरियल पास हो सकता है अंदर, कुछ मटेरियल नहीं हो सकता है, ठीक है, तो सेमी परमिएबल होता है। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी एज वेल एज सेल वायर नो सेल डिवीजन ऑकर्स आफ्टर बर्थ इज। 2 क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर इनका एक ही है। क्वेश्चन है एक है लॉन्गेस्ट सेल कौन है ह्यूमन बॉडी की, और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है तो ऐसी कौन सी सेल है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होती है आफ्टर बर्थ। यानी कि मैं आपको और एक क्वेश्चन ऐड करूंगा इसमें, अगर आपसे कोई पूछेगा ये बताइए लीस्ट रिजनरेशन पावर किस सेल में होती है, ह्यूमन बॉडी की किस सेल में लीस्ट रिजनरेशन पावर होती है, यानी कि अगर वो क्या होती है, अगर वो इंजर्ड होती हैं, अगर वो डिस्ट्रॉय होती है तो उसके बाद वो रिजनरेट, उसके बाद वो ठीक नहीं होती है, तो ऐसी कौन सी सेल है, लॉन्गेस्ट सेल कौन है, ठीक है, और ऐसी कौन सी सेल है जिसमें डिवीजन्स नहीं होते आफ्टर बर्थ, जिसमें सबसे कम रिजनरेशन पावर है। इन सभी क्वेश्चंस का एक ही आंसर है दैट इज नर्वस टिश्यू।
ठीक है, दैट इज न्यूरॉन। नेक्स्ट, हाँ, एसिड रेन डिस्ट्रॉयज द वेजिटेशन बिकॉज इट कंटेन्स, एसिड रेन वेजिटेशन को क्यों डिस्ट्रॉय करता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? अमोनिया नहीं, CFC नहीं, नहीं सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखना। फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज, फिल्ट्रेशन यूनिट जो किडनी का है वो क्या है? शाबाश, हाइपोकोटाइल, न्यूरॉन, एक्साइल, नेफ्रॉन। तो सिंपल सी बात है, नेफ्रॉन जो है, याद रखना, नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पे है ना, इस तरीके से यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है न्यूरॉन, न्यूरॉन जो है इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, याद रखना। नेक्स्ट, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर किस चीज से होता है? CO2 से, CFC से, वोल्केनिक इरप्शन से, या रेडियो एक्टिव रेज से? देख लीजिए, इनमें से जो जितने ये भी है ना, सभी के सभी रेस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन मेनली ये होता है ड्यू टू CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, जो हम रेफ्रिजरेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज ड्यू टू, जो व्हाइट लाइट स्प्लिट होती हैं, कितने कलर्स में स्प्लिट होती हैं? व्हाइट लाइट कंसिस्ट्स ऑफ 7 कलर्स, आपको पता होगा व्हाइट लाइट कितने कलर्स की होती हैं? इसमें 7 कलर्स होती हैं, यानी कि 7 कलर्स की जो लाइट होती है, ठीक है, 7 कलर्स की जो कंपोजिशन होती है लाइट की, उसको हम व्हाइट लाइट बोलते हैं। तो व्हाइट लाइट जो है वो क्या होता है? वो स्प्लिट होता है, आपने पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है, जो विबगायर है ना, VIBGYOR, कौन कौन से होते हैं? शाबाश, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ये कलर्स होते हैं ना इसमें व्हाइट लाइट में। तो ये जो स्प्लिट होता है व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स, ये किस फिनोमेनन की वजह से होता है? रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन या डिस्पर्शन? तो डिस्पर्शन की वजह से ही स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट होता है। मायोपिया इज ए डिजीज कनेक्टेड विद, मायोपिया किस चीज की डिजीज है? लंग्स, ब्रेन, आईज, ईयर्स? तो सिंपल सी बात है, ये आईज की डिजीज है, याद रखना मेरे दोस्तों। मायोपिया जो है इट्स आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस डिजीज, ठीक है, इट्स आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस डिजीज। तो जिस शख्स को मायोपिया होती है, जिस पेशेंट को मायोपिया होती है, उसको क्या होता है? जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, नियर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो उसके नजदीक होते हैं, वो उसको क्लियर दिखते हैं, ठीक है, लेकिन नजदीकी वाले क्लियर दिखते हैं, लेकिन जो फार अवे होते हैं, जो उससे दूर होते हैं, बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो इसको ब्लरी दिखते हैं, यानी कि वो इसको क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि ये बताइए कौन सी लेंस इस्तेमाल की जाती है फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया डिजीज, तो याद रखना कनकेव लेंस इस्तेमाल की जाती है फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया डिजीज। अच्छा, इस तरीके से हाइपरमेट्रोपिया जो है, हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया के क्या है? अपोजिट है। तो मायोपिया जो है, हाइपरमेट्रोपिया जो है मेरे दोस्तों, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस। उसमें क्या होता है? यहां पे आपने मायोपिया में देखा कि नियर वाले ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखते हैं, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में नियर वाले ऑब्जेक्ट्स ब्लरी दिखते हैं, ठीक है। मायोपिया में आपने देखा जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो ब्लरी दिखते हैं, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में जो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर दिखते हैं, बल्कि जो नियर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसको क्लियर नहीं दिखते, ठीक है। जस्ट अपोजिट है मायोपिया का, सिंपली समझना। और हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई कितनी है? पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई कितनी है? तो याद रखना दैट इज 25 सेंटीमीटर। कितना है? शाबाश, 25 सेंटीमीटर है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैच करना है। शाबाश, मैं आपको टाइम देता हूं, तो इसको मैच करना है। बैटरी चार्जर, बैटरी, वॉशिंग मशीन, डायनामो, आपको बताना है कि कौन केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, कौन मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, और कौन सी डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और कौन सी डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टाइम लो, टाइम है हमारे पास, शाबाश। तो देखिए, अगर हम ऑप्शन फर्स्ट की बात करेंगे, बैटरी चार्जर की अगर हम बात करेंगे, देख लीजिए, एक सेकेंड, मुझे इसको आप ऐसे रहने दीजिए। अगर हम बैटरी चार्जर की बात करेंगे, तो बैटरी चार्जर जो है मेरे दोस्तों, ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और अब अगर हम बैटरी की बात करेंगे तो बैटरी जो है ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वॉशिंग मशीन की हम बात करेंगे तो वॉशिंग मशीन क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो डायनामो है, डायनामो क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन जो आएगा 1C 2A 3D 4B, कौन सा है यहाँ पे ऐसा ऑप्शन, तो ये वाला है सी, ये इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचड, इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं किया हुआ है, ठीक है। देखिए वोल्ट मीटर जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, सही है। एमीमीटर जो है इलेक्ट्रिकल करंट मेजर करते हैं, सही है। पोटेंशियोमीटर ये हमें बिटवीन टू सेल्स देखी जाती हैं, तो ये भी सही है। मीटर ब्रिज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, सही है। तो ये सभी के सभी सही है, इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो गलत नहीं है। तो इसका मतलब ये सभी के सभी सही है, ठीक है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर्स आर मेनली यूज्ड फॉर, ऑप्टिकल फाइबर्स किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वीविंग, म्यूजिक, फोटोग्राफी या कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। याद रखना, एक बात याद रखना, को ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स है ना, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद रखना TIR के बेसिस पे, TIR के बेसिस पे ऑप्टिकल फाइबर जो है वो काम करते हैं। अरे इसको क्या हुआ, एक सेकेंड, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखता हूं मैं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, अब टाइम है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, जो ये हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स हैं ये काम करते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे ज़रूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।